देश में जन क्रांति की उपज थी और उसके बाद आरएसएस अपने प्रारूप में आई। आरएसएस से बाद में कहा जाता है कि भाजपा बनकर आई। बिहार में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का आपको गांधी मैदान का कार्यक्रम याद होगा। किस तरीके से इसने बाकी समाज के लोगों के सामने भी एक बड़ा सवाल रखा था और साथ ही साथ अपने समाज के उन नेताओं से जो सत्ता में तो जरूर समाज के चलते ही गए थे लेकिन अपने समाज को भूल गए थे, उन्हें भी आईना दिखाया था। नियम से हटके कोई कार्य हमारे अगेंस्ट करता है जी, तो हम उसके लिए तत्पर रहेंगे, हमारी साथी सब तत्पर रहेंगे जी। और जो हमारी बात करेगा वही हमारे दिल पे राज करेगा। जो हमारा एजेंडा था उस बात पे खरे उतरना पड़ेगा राजपा को। उनके लिए भी स्टैंड अप ने रख दिया। हाँ जी हाँ, उनके लिए भी है, उनको उतरना ही पड़ेगा और गई है इस बात के लिए। तो हमारे मुद्दा को कैसे छोड़ सकते हैं? आपके मुद्दे को नहीं छोड़ने देंगे। नहीं छोड़ने देंगे। संगठन के मेंबर नहीं हम उनको बना सकते हैं जी, लेकिन इस संगठन के बैनर तले हम उनकी मदद कर सकते हैं जरूरतमंद हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बहस जरूरी के इस एपिसोड में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है इनका नाम है जयकांत वत्स और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के। लेकिन इनके बारे में विशेष बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। इस देश में जन क्रांति की उपज थी और उसके बाद आरएसएस अपने प्रारूप में आई। आरएसएस से बाद में कहा जाता है कि भाजपा बनकर आई। बिहार में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का आपको गांधी मैदान का कार्यक्रम याद होगा। किस तरीके से इसने बाकी समाज के लोगों के सामने भी एक बड़ा सवाल रखा था और साथ ही साथ अपने समाज के उन नेताओं से जो सत्ता में तो जरूर समाज के चलते ही गए थे लेकिन अपने समाज को भूल गए थे, उन्हें भी आईना दिखाया था। हमने भी एब्सेंटी लगाई थी कई लोगों की। अब इस मंच का एक राजनीतिक विकल्प भी सामने आ चुका है, यानी राजपा बिहार में काम कर रही है, चुनाव लड़ने जा रही है, सारे संगठन की उसकी तैयारियां हो चुकी हैं, रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन सबका सवाल यही था कि अब भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का क्या होगा? क्या यह मंच खत्म हो गया है? क्या इस मंच को अब राजनीतिक रूप से ही जाना जाएगा? तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे समक्ष मौजूद हैं, फिर से आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, जयकांत वत्स जी, जो कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नए अध्यक्ष हैं और पूर्व में इन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एनसीआर दिल्ली का प्रभारी बनाया गया था। यानी ये व्यक्ति इस मोर्चे से जुड़े हुए पहले से ही थे। अब ये पूरी तरीके से भूमिहार ब्राह्मण एकता का संचालन स्वयं करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। कुछ सवालों का जवाब तो आपको मिल गया है, अब बाकी सवालों का जवाब के लिए इनके पास चलते हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका और बधाई भी आपको है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने बड़े मंच का आप अब पूरी तरीके से देखरेख कीजिएगा, बड़ी जिम्मेवारी भी है। लेकिन बड़ा सवाल भी सामने खड़ा हो रहा है। अब राजपा राजनीति करेगी, शुद्ध तौर पर एक राजनीतिक पार्टी हो गई है जी। ऐसे में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच कौन से कार्य करेगी? हम जितने भी कार्य करेंगे वो हमारे समाज से के हित में होगा। समाज के आर्थिक स्थिति जिससे मजबूत बने, राजनीतिक स्थिति भी मजबूत हो, सामाजिक स्थिति हमारी मजबूत हो, तो इस पे हम जैसे पूरा जोर देंगे जी। अब पहला जो मेरा कदम होगा श्री परशुराम छात्रावास का जी, जो कि बहुत जल्द आप लोग के बीच में हम घोषणा करेंगे जी, उसके लिए हमें डोनर्स मिल गए हैं जी। उसके बाद जैसे दूसरा होगा हमारा कन्यादान जी। और कन्यादान जैसे हम 151 कन्यादान हम एक साल में जी करेंगे जी। उसमें आपको याद होगा कि 1990 के दशक में जिस तरह से जातीय हिंसा हुई थी जिसके शिकार हम लोग बने थे जी। तो बाबा वीरमसेन मुखिया नहीं होते जी। तो समझिए कि हम कहाँ होते, यहाँ पर नहीं बैठे होते जी। तो उस टाइम में जो उनको साथ दिए थे, जो शहीद हुए थे और जो जेल में हैं जी, जिनके माने आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वो बेल नहीं करा पा रहे हैं जी। तो एक तो कि उनके बेल के लिए हम योजना बनाएंगे, दूसरा उनके बच्चियों के शादी का और जो बच्चे मेधावी हैं उनके और गरीब हैं तो उनके लिए छात्रावास का पहला व्यवस्था होगा। तो इस तरह से हम ये कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा एक गांव हम गोद लेंगे जी। भूमिहार ब्राह्मण फाउंडेशन के बैनर तले। जी। 5 गांव
के युवाओं को हम स्वावलंबी बनाएंगे। जी उसके लिए हम 25 सदस्यीय टीम बना के ये काज करेंगे। ये चीज़ें इजराइल में भी हमने सुना है जी और इसके अलावा आपको तमिलनाडु में जी सेलम है और इरोड डिस्ट्रिक्ट आप जानते होंगे। जी तो इरोड डिस्ट्रिक्ट और सेलम के बीच में एक गोपीचट्टीपालयम है, वहाँ पे इस तरह के स्वावलंबी बनाने का जी। प्रोजेक्ट एक हमारे सुंदर राज थे, हमारे प्रिंसिपल थे वहाँ जी। पे, उन्होंने लिया था और सक्सेस भी हुआ था। जी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था तो उतना नहीं हुआ था। हमारे पास जनमत है सब और लोगों का भी विश्वास है हमसे, तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसमें भी सक्सेस होंगे। एक राजनीतिक पार्टी के पास बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत सारे समीकरण को देखते हुए गठबंधन करना पड़ता है। कई बार हमने देखा है कि एक निश्चित समाज के लिए बनती हैं पार्टियां, लेकिन सभी का समावेश उसमें करना पड़ता है। लेकिन आपका जो संगठन है इसमें साफ लिखा हुआ है भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच। भूमिहार और ब्राह्मणों के लिए आप काम करेंगे, उन लोगों के लिए जो पीछे कहीं ना कहीं समाज में रह गए। जी जी जी। जातिगत संघर्ष बिहार में राजनीति में बढ़ जाता है जब चुनाव नजदीक आता है। नहीं देखा। हमने देखा है चाहे सिंधुवारी की घटना हो या गोपालगंज की घटना हो, एक तरफ हमने देखा कि कुछ लोग सिंधुवारी को लेकर चिंतित थे और कुछ लोगों को हमने देखा कि सेलेक्टिवली गोपालगंज के लिए चिंतित है। जी जी जी। ऐसे संघर्ष में राजपा अपनी राजनीति करेगी, जी। आपका कार्य क्या होगा? हमारा सिर्फ एंड सिर्फ समाज हित में हमारा कदम होगा। समाज में जिस तरह सिंधुवारी की घटना हुई तो हम लोग वहाँ पहुँचे, जी। आगे भी हम हर जगह पहुँचते रहेंगे। जहाँ पे भी हमारे समाज पे विपत्ति आएगा या नियम से हटके कोई कार्य हमारे अगेंस्ट करता है जी तो हम उसके लिए तत्पर रहेंगे, हमारी साथी सब तत्पर रहेंगे जी। और जो हमारी बात करेगा वही हमारे दिल पे राज करेगा। आपके समाज से प्रतिनिधियों की कमी नहीं है। राजनीतिक रूप से देखें तो चाहे राजद हो या भाजपा, सभी ने प्रतिनिधित्व दिया है आप अपनी तरफ से, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? ये लोग जब आपके समाज के जाते हैं उच्च पदों पर तो फिर वो समाज के लिए क्यों नहीं सोच पाते? अब यही समझ, ये सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से है कि आखिर कारण क्या हो जाता है। समाज के नाम लेते हैं, श्री स्वामी सहजानंद सरस्वती के बैनर लगाते जी। हैं, सबके बैनर लगा के बाद फिर भूल जाते हैं, मूल चीज़ों को ही भूल जाते हैं। तो ये भी मैं देखा हूँ कि जैसा आप करेंगे वैसा पाएंगे भी। जी तो हमने बेशक बड़े उच्च पद पे गए हैं जी लेकिन उनको गिरते हुए भी हमने देखा है, इसलिए मूल चीज़ को रहेंगे, मूल चीज़ से हम चेंज नहीं होंगे। ये हमने देखा है कि कई बार आंदोलन जो आपका होता है वो एग्रेसिव भी हो जाता है। कई बार आप लोग धमकियां भी दे देते हैं अपने नेताओं को, अगर वो काम नहीं करते हैं तो वो जो कलेवर था आपके मोर्चे में वो अब रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा जी, उससे बल्कि ज़्यादा रहेगा और मजबूत करेंगे। मतलब जिन लोगों को आप चुनकर भेज रहे हैं, जो सत्तासीन हो रहे हैं, अगर समाज को नहीं देख रहे हैं तो उनको उनके लिए अल्टीमेटम कुछ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, वार्निंग है आपकी तरफ से? हाँ जी बिल्कुल रहेगा। एक और सवाल बड़ा खड़ा होता है कि हमने देखा था कि कई आंदोलन हुए हैं इस देश में, सभी आंदोलन से कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टियां निकल कर आई, लेकिन जो पीछे एक बड़ा मोर्चा रहा है वो हमेशा एक्टिव रहा है। कुछ लोग ऑब्वियसली आपके संगठन से अब राजनीतिक पार्टी में चले गए होंगे, जी हाँ। तो ऐसे में संगठन में नई रिक्तताएं होंगी, उन्हें भी भरिएगा। क्या फ्लो चार्ट है आगे चल के, कैसे लोगों को जोड़िएगा? अभी हमारा संगठन विस्तार से जो रिलेटेड काम है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में 38 डिस्ट्रिक्ट में 25 सदस्यीय कार्यकारिणी टीम हम बनाएंगे जी और उसमें नए भी हो सकते हैं जी कि जो एग्जिस्टिंग थे, जो पुराने थे वो पार्टी में ज़्यादातर चले गए हैं, जी तो नया हम बिल्कुल नया हम सबको बनाएंगे। और जो जिला में बनेंगे 25 सदस्यीय टीम, जी। वो हर प्रखंड में 25 सदस्यीय टीम बनाएंगे, जिससे कि हमारा संगठन बिल्कुल मजबूत बने रहे और मजबूती से अपना मुद्दे पे काम करता रहे, जी। जो हमारा विचारधारा है। ये राजनीतिक विकल्प तो आपने ला दिया है, हाँ सामाजिक विकल्प आपका है ही जी। कैसे सामंजस्य होगा राजपा और आपके संगठन के बीच में? सामंजस्य कैसा होगा? क्या मित्रवत होगा या आप लोग भी उधर भी प्रेशर बनाइएगा? कैसे होगा ये? देखिए, हमारा शुरू से रहा कि जो हमारी बात करेगा वही हमारे दिल पे राज करेगा। यदि भाजपा के कोई भी कैंडिडेट हमारे हित की बात करता है जी तो जरूर हम उसके साथ हैं, और खास करके जो हमारे समाज के यदि किसी भी पार्टी में खड़े होंगे तो हम उनको मदद करेंगे। मतलब कुछ सीटें बिहार पर ऐसी हैं जहां सवर्णों का अच्छा खासा बहुलता है, उनको लेकर क्या आपका समीकरण है? क्या उन जगहों पर आप अपनी पार्टी को, जो आपकी पॉलिटिकल विकल्प है, उसे मजबूत कीजिएगा? हाँ जी, देखिए, पार्टी की बात हम नहीं करेंगे जी,
हम लेकिन उसे मजबूत तो कीजिएगा ना, सहायता तो कीजिएगा। सहायता जब अभी तो हमारे मंच से निकल के गए हैं जी, तो अभी तो हम कह ही रहे हैं कि बने जी, इसमें क्या कहना है, दो भाइयों की तरह होगा। हाँ, लेकिन जो हमारा एजेंडा था उस बात पे खरे उतरना पड़ेगा राजपा को। उनके लिए भी स्टैंड अप ने रख दिया। हाँ जी, हाँ, उनके लिए भी है, उनको उतरना ही पड़ेगा और गई है इस बात के लिए। तो हमारे मुद्दा को कैसे छोड़ सकते हैं? आपके मुद्दे को नहीं छोड़ने दीजिए। नहीं छोड़ने देंगे। देखिए, कुछ और सवाल हैं, बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर भी सवाल हैं। नेतृत्व में कहा जाता है अक्सर कि नीतीश कुमार जब से आए हैं सत्ता में 15 साल से तो अब हैं, कहा जाता है कि बहुत कम वोट प्रतिशत है उनके समाज का, लेकिन फिर भी बार बार नीति निर्देशन और जो भी कानून बनाना होता है उन्हीं के हाथ में चला जाता है। चला जाता है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि आपके समाज को भी अब समय आ गया है कि बिहार का नेतृत्व करना चाहिए? बिल्कुल, इसीलिए तो हमने मुहिम चलाया था। स्टार्टिंग में हमारे जो संस्थापक थे श्री आशुतोष कुमार जी, तो उनके नेतृत्व में पूरी मुहिम जो चली थी यही था कि हमारा राजनीतिक विकल्प हो, यानी हमारी राजनीतिक स्थिति जैसे मजबूत हो जी, जो बिल्कुल हाशिए पे चला गया था जी। तो बिल्कुल, तो इसके लिए प्रयास होगा। प्रयास तो है ही है, प्रयास कैसे करेंगे? बिल्कुल हमारा हम वही है कि हम मजबूत उसी को करेंगे जो हमारी बात करे, हमारे हित के सोचे। अच्छा, एक और अंतिम सवाल है। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जी, तो वो बहुत अन्य समाजों के भी हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? क्या इस संगठन में उनके लिए भी कोई स्थान है? संगठन के मेंबर नहीं हम उनको बना सकते हैं जी, लेकिन इस संगठन के बैनर तले हम उनकी मदद कर सकते हैं जरूरतमंद होंगे तो। क्योंकि आपको पता होगा कि लॉकडाउन की स्थिति में जिस तरह से हमने दिल्ली एनसीआर या पूरे संगठन जैसे बिहार में भी अन्य राज्यों में भी जिस तरह से मजबूती के साथ मदद किया, तो वहाँ पे कोई जातीय समीकरण नहीं था। जाति धर्म से ऊपर उठ के हमारे संगठन के माध्यम से लोगों ने मदद किया। पर्सनली मैं खुद जयकांत कुमार वत्स की बात कर लूँ तो 2780 घरों में मैं अकेला गया हूँ और हमारे बहुत क्लोज जो हमारे हुए साथ, जैसे नरेंद्र शर्मा हुए, भरत जी हुए, आपके विकास जी हुए, मतलब जो काफ़ी करीब जो रहे, लक्ष्मण जी रहे, ये सब मिला के हम 5000 से ऊपर घरों में भिजवा दिए। तो उसमें हम समझते कि 80% से ऊपर दूसरी जाति के लोग थे, दूसरे धर्म के भी लोग थे। तो उस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। जरूरतमंद कोई भी रहेगा, इस मंच के माध्यम से उनको फायदा मिलेगा। एक सवाल और है, हमने देखा है कि राजनीतिक पार्टियां, अंतिम सवाल है मेरा, राजनीतिक पार्टियां सवर्णों को अपने साथ रखती हैं। कई जगहों पर कहा था कि बड़े फाइनेंसर सवर्ण ही जाति से आते हैं कई पार्टियों में, लेकिन जब सीटों को देने की, टिकटों को देने की बात आती है तो उन परिस्थितियों में हमने देखा है कि कई लोग सवाल खड़े करते हैं कि हमें टिकट नहीं मिला है और फलाना पार्टी ने हमें ठग लिया, फलाना पार्टी। ऐसी परिस्थिति में इस मंच का क्या कार्य होगा? क्या अलग अलग जो पार्टियां बिहार में मौजूद हैं, अगर उनकी तरफ से ऐसा कुछ होता है तो क्या पूर्व जैसे आप करते रहे पूर्ववत वैसा होता रहेगा? नहीं, हम अपने विचारधारा पे हैं, हम उस बातों पे नहीं जाएंगे। हमारा जो विचारधारा है हमारा है कि जैसे आरक्षण आर्थिक आधार पे हो, SC/ST एक्ट में संशोधन हो, तो ये सब चीज़ पे जो हमारा शुरू से रहा है मांग, हम उसको मांग को करते रहेंगे। चाहे राजपा बने सरकार में तो उनसे भी हम मांग करेंगे। आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है कि मौलिक अधिकार नहीं है, इसको लेकर विपक्ष जबरदस्त लड़ाई करने की तैयारी में है, लेकिन भाजपा अभी तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल पाई है। कहा था कि पूरा समूह उठकर भाजपा को वोट कर लेता है सवर्णों का, लेकिन भाजपा ने इस मुद्दे पर कुछ बोला ही नहीं। यही तो बात है, यही समस्या है कि भाजपा हमारी कमजोरी का फायदा उठाते, तभी तो हमारे समाज ने सोचा कि एक विकल्प हो जी, तो उस विकल्प के माध्यम से देखते हैं क्या होता है। जी, अभी तो शुरुआत है, कहा जा सकता है कि बेबी स्टेप्स है, लेकिन जो एक बड़ा सवाल अब तक हमारे दर्शकों के मन में भी था कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच जो फाउंडेशन था उसका क्या होगा, क्योंकि राजपा बन गई है तो ऐसा तो नहीं कि ये संगठन बंद हो जाएगा। तो आपको बता दिया है जयकांत जी ने कि ये संगठन पूर्ववत रूप से काम करेगा, बल्कि और ज़्यादा एनर्जी से इस पे काम करेंगे। पूरा फ्लोचार्ट इनके दिमाग में है, बहुत सारी पदों पर रिक्तियां भी हैं, तो उनके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं इनसे। बेसिक बात यही है कि समाज के लिए जिस तरह से काम करता रहा है ये मंच, और एक वॉच डॉग की तरह काम किया इस संगठन ने। गांधी मैदान के रैली में भी आपको याद होगा कैसे अपने ही समाज के नेताओं को खुलेआम आईना दिखाया था। अगर उस परिस्थिति में आने वाले चुनाव में इस मोर्चे का इसी तरह से प्रेजेंस रहेगा तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा। आपको कैसा लगा इनसे बातचीत करके?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो लगातार जयकांत वत्स से मुलाकात आपकी होती रहेगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।